बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 5, अभिप्रेरणा। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, A 303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 58, अध्याय 5, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पना प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। अभिप्रेरणा शब्द को प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं के संदर्भ में उपयुक्त किया जाता है। ये वास्तव में एक आंतरिक शक्ति है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है। ये एक अदृश्य प्रकार की शक्ति होती है जिसके प्रभावों का निरीक्षण करना ही संभव हो पाता है। प्राणी के व्यवहार का अवलोकन करके उसकी अभिप्रेरणा को समझा जा सकता है। विद्यालय में जो कुछ भी ज्ञान किया जाता है या क्रियाकलापों द्वारा होता है उसके विकास का पूरा दायित्व अभिप्रेरणा पर होता है। इसलिए अभिप्रेरणा की महत्ता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। मैकमोनल के अनुसार जीव को अधिगम के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मेल्टन का विचार है, यदि अभिप्रेरणा दी जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। अभिप्रेरणा अधिगम का आवश्यक नहीं, सहायक अंग है। इसके द्वारा किसी क्रिया को सीखने के लिए उत्साह उत्पन्न किया जा सकता है। विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षा के निकट दिन रात पढ़ते हैं कि उत्तीर्ण होने का मोह इतना अधिक होता है कि येन केन प्रकारेण अनुचित साधनों का उपयोग भी नहीं करते हैं। अध्यापक का कार्य भी नवीन ज्ञान तथा क्रिया का छात्रों को बताना है। अध्यापक के समक्ष सदैव ये प्रश्न रहा है कि किस प्रकार उस ज्ञान से परिचित कराएं। अध्यापक के समक्ष दो प्रश्न नवीन ज्ञान देते समय सदैव विद्यमान रहते हैं। पहला प्रश्न, छात्र किसी कार्य को क्यों करते हैं? दूसरा प्रश्न, छात्र को क्या सिखाया जाए? अध्यापक यदि इन दो प्रश्नों का हल अपनी कार्यप्रणाली द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकता तो इसका तात्पर्य ये है कि वो शिक्षण में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों को नवीन ज्ञान दे। इसलिए अभिप्रेरणा प्राणी की वो आंतरिक स्थिति है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। अभिप्रेरणा यद्यपि अधिगम का आधार नहीं है, ये अधिगम की क्रिया को गति प्रदान करता है। प्रयोगात्मक अध्यापकों ने इस मत की पुष्टि कर दी है कि अधिगम तथा अभिप्रेरण में सीधे संबंध नहीं है। केवल एक बाधा का सामना अभी तक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, वो है अधिगम तथा संप्राप्ति का संबंध अभिप्रेरण के कारण होता है। इसका समाधान वे नहीं कर पाए हैं। पृष्ठ 59, अभिप्रेरण की अनेक परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर की गई हैं जो इस प्रकार है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरण सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाता है। मोटिवेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज इंटिमेटिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू जॉनसन। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मोटिव्स आर कंडीशन साइकोलॉजिकल
within the organism that dispose it to act certain ways. वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वो समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। According to Good, motivation is the process of arousing, sustaining and regulating activity. एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है। According to Atkinson, the term motivation refers to the arousal of a tendency to act to produce one or more effects. गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। According to Guilford, a motivation is any particular internal factor or condition that tends to initiate or to sustain activity. उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा वास्तव में प्राणी में वो आंतरिक स्थिति अथवा तत्परता की स्थिति है जो उसे किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रारंभ करने तथा उसे कोई निश्चित दिशा देने के लिए प्रवृत्त करती है। अभिप्रेरणा संबंधित शब्द। अभिप्रेरणा के विवेचन में कई शब्द बार बार आते हैं। उन शब्दों की व्याख्या की जानकारी आवश्यक है जो कि निम्नवत है। नंबर 1, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन अभिप्रेरकों को विकसित करने में बहुत योगदान देते हैं। प्रोत्साहन का संबंध कार्य या वस्तुओं से होता है। व्यक्ति उसको प्राप्त करने में पूरी रुचि दिखाता है। प्रोत्साहन का संबंध बाह्य परिस्थितियों से होता है। पृष्ठ 60। नंबर 2, मानसिक स्थिति। इस शब्द का अर्थ है व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मनुष्य जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। नंबर 3, प्रणोदन। प्राणी की आवश्यकताओं से प्रणोदन की उत्पत्ति होती है। पानी की आवश्यकता से प्यास, भोजन की आवश्यकता से भूख की उत्पत्ति होती है। प्रणोदन शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि प्रणोदन न हो तो व्यक्ति संज्ञाहीन हो जाए। अभिप्रेरणा के प्रकार या विधियां। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का महत्व अत्यधिक होता है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। नंबर 1, मैस्लो का वर्गीकरण। मैस्लो ने इस वर्गीकरण में आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया है। इन्होंने आवश्यकताओं की तीव्रता को आधार बनाया है। इनके द्वारा कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत ही पूरा करना पड़ता है। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें बाद में मौका मिलने पर पूरा किया जाता है, जैसे कि प्यास। प्यास लगने पर व्यक्ति पहले पानी की तलाश करता है, उसके पश्चात वो किसी अन्य आवश्यकताओं की तरफ दृष्टि डालता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, जन्मजात अभिप्रेरक। इसके अंतर्गत प्यास, भूख, सुरक्षा, यौन आदि आते हैं। नंबर 2, अर्जित। इसके अंतर्गत वातावरण से प्राप्त अभिप्रेरक आते हैं। इनको भी उसने सामाजिक तथा व्यक्तिगत भागों में बांटा है। सामाजिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत सामाजिकता, युयुत्सा और आत्मस्थापना आदि आते हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरकों में आदत, रुचि, अभिवृत्ति तथा अचेतन अभिप्रेरक आते हैं। नंबर 2, थॉमसन द्वारा किया गया वर्गीकरण। M.K. थॉमसन ने अभिप्रेरकों को 2 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1, प्राकृतिक अभिप्रेरक। ये वो अभिप्रेरक हैं जो जन्मजात व्यक्ति में पाए जाते हैं। भूख, प्यास, सुरक्षा, विश्राम, निद्रा, हंसी आदि। नंबर 2, अर्जित अभिप्रेरक या कृत्रिम अभिप्रेरक। ये वो अभिप्रेरक होते हैं जो वातावरण में विकसित होते हैं। इसका आधार तो प्राकृतिक अभिप्रेरक होते हैं, परंतु सामाजिकता के आवरण में इनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, जैसे मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक संबंध, रुचि लेना, सुख प्राप्त करना आदि। गैरेट ने अभिप्रेरकों को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, जैविक अभिप्रेरक। नंबर 2, अजैविक अभिप्रेरक। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। नंबर 4, सामाजिक अभिप्रेरक। पृष्ठ 61। जैविक अभिप्रेरक प्राणी की जैविकीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनके अंतर्गत क्रोध, भय, प्रेम आदि आते हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत रचनात्मक जिज्ञासा, पलायन आदि आते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत प्रतिष्ठा, मान, सुरक्षा, संग्रह आदि आते हैं। अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा किस प्रकार कक्षा में प्रभावी हो सकती है, इसका निर्माण अनेक प्रभावक प्रतिकारक करते हैं। कक्षा में अभिप्रेरणा पर कई बातें प्रभावी होती हैं।
शिक्षा प्रांगणों में अनुशासनहीनता एक ज्वलंत समस्या बन गई है। इस समस्या का काफी सीमा तक समाधान अभिप्रेरणा द्वारा किया जा सकता है यदि बालक को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, सामाजिक, सामूहिक तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाए एवं उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कार व प्रशंसा तथा अवांछित कार्यों के लिए निंदा व दंड का प्रयोग उचित ढंग से किया जाए तो शिक्षा प्रांगणों में अत्यंत सहमता के साथ स्वाभाविक दंड से अनुशासन को बनाए रखना संभव हो सकेगा। निसंदेह अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, उत्सर्जन जैसे कृत्रिम अभिप्रेरकों का उचित ढंग से उपयोग करके अध्यापक बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में निर्देशित कर सकता है। इसके निम्न महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, आवश्यकताएं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बालकों की ही नहीं, बड़ों की भी प्रवृत्ति होती है कि वे आवश्यकता के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों में पाठ्य सामग्री की आवश्यकता अनुभव कराई जाए। नंबर 2, सीखने की इच्छा। अभिप्रेरणा प्रदान करने का प्रथम कदम बालकों में सीखने की इच्छा जागृत करना है। सीखने की प्रक्रिया तभी सरल, शीघ्र तथा स्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने का इच्छुक होता है। यद्यपि कभी कभी बालक बिना इच्छा के भी कुछ बातें सीख जाते हैं, परंतु सीखने की इच्छा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। नंबर 3, संवेगात्मक स्थिति। अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों की संवेगात्मक स्थिति का पूरा ध्यान रखे। इस बात का ध्यान उसे अवश्य रखना चाहिए कि जो ज्ञान बालक को दिया जा रहा है उसके प्रति बालक को घृणा न हो, प्रेम हो। सीखे जाने वाले ज्ञान के प्रति बालक का संवेगात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तो निश्चय ही वो अभिप्रेरणा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। नंबर 4, अभिवृत्ति। अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति विकास करने में सहायता देती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे कार्य को अच्छी तरह करते हैं। नंबर 5, प्रतियोगिता। अभिप्रेरणा प्रदान करने की एक अन्य विधि बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है। अध्यापक को अपने छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। विद्यालयों में छात्रों में प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति सामान्यतः देखी जाती है। कक्षा में बालक एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। अध्यापक प्रतियोगिता के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करने की अभिप्रेरणा दे सकता है। अध्यापक 2 प्रकार की प्रतियोगिता कराकर बालकों को ज्ञान प्राप्त करने की अभिप्रेरणा दे सकता है। पृष्ठ 62। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रतियोगिता। बालकों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से पहले से अच्छे अंक प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाती है। नंबर 2, सामूहिक प्रतियोगिता। इस प्रकार की प्रतियोगिता में 2 कक्षाओं के समूहों में प्रतियोगिता कराकर एक दूसरे समूह से अच्छे अंक प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं। ए, आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा के स्तर से ये अभिप्राय है कि जो कार्य छात्रों को सिखाया जाए वो उनकी शारीरिक, मानसिक परिपक्वता के अनुकूल हो। जब ज्ञान या क्रिया का स्तर बालकों से ऊंचा हो जाता है तो उनमें कार्य के प्रति अरुचि व घृणा उत्पन्न हो जाती है। बी, प्रशंसा। प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है। यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तव में अपने से बड़े तथा मान्य व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा बालक को वांछित कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए उत्तेजित करती है। नंबर सी, निंदा। निंदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है। निंदा को एक प्रकार का सामाजिक व मानसिक उत्पीड़न माना जाता है। निंदा के भय से बालक अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में भी की जाने वाली निंदा बालकों के ऊपर अत्यंत प्रभाव छोड़ती है। डी, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड का अभिप्रेरणा में अत्यधिक महत्व है। जब बालकों को पुरस्कार अथवा दंड दिया जाता है तो उसका एक ही अर्थ होता है भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना। प्रत्येक बालक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अध्यापक को चाहिए कि वो बालकों में कार्य की अभिवृत्ति उत्पन्न करे, पुरस्कार के प्रति लालच नहीं। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ निम्नवत हैं। नंबर 1, पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा छात्रों को अधिक रुचि, विश्राम तथा उत्साह से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2, पुरस्कार से आनंद प्राप्त होता है और प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 3, पुरस्कार की प्राप्ति की इच्छा छात्रों का संपूर्ण शिक्षा सत्र के दौरान सतत क्रियाशील तथा उद्देश्य केंद्रित बनाए रखती है। नंबर 4, पुरस्कार मनोबल उत्पन्न करते हैं। इससे छात्रों में अहम को संतुष्टि मिलती है।
नंबर 5, पुरस्कार की व्यवस्था छात्रों में अधिक परिश्रम की स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करती है। नंबर 6, पुरस्कार प्राप्त करना व्यक्ति के लिए एक आनंददायक अनुभूति होती है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। नंबर 7, पुरस्कार प्राप्ति की ललक छात्रों को संपूर्ण शिक्षा सत्र के दौरान सतत क्रियाशील तथा उद्देश्य केंद्रित बनाए रहती है। नंबर 8, पुरस्कार अभिभावकों को अपने बालकों की पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने के लिए अभिप्रेरित करती है। पृष्ठ 63, पुरस्कार से हानि। यदि पुरस्कार देने में सावधानी न बरती गई तो पुरस्कारों का हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। ये निम्न हानियां इस रूप में हो सकती हैं। नंबर 1, पुरस्कारों से कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न नहीं होती, अपितु वे केवल पुरस्कार प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं। नंबर 2, निष्पक्ष ढंग से पुरस्कारों को न देने से छात्रों में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, हानिकारक प्रतिद्वंद्विता की भावना पनप जाती है। नंबर 3, छात्र पुरस्कार प्राप्ति के लिए धोखा देते हैं, इससे उनमें छल की भावना पनपने लगती है। नंबर 4, छात्र अध्ययन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के स्थान पर केवल पुरस्कार प्राप्त करने पर अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 5, पुरस्कार केवल योग्य छात्रों को अभिप्रेरित करते हैं, सामान्य या मंद बुद्धि के छात्र इससे निराशा की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 6, छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अवांछित तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने की उच्चेष्टा करने लगते हैं। दंड एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है जिसके द्वारा छात्रों को वर्जित कार्य को करने से रोका जाता है। पुरस्कार जहां व्यक्ति को दुखद स्थिति में रखा जाए। विद्यालयों में पुरस्कार को इतने अवसर चाहे प्राप्त न होते हों, दंड के अवसर तो सदैव ही प्राप्त होते रहते हैं। वर्तमान मनोवैज्ञानिक शारीरिक दंड को अमानुषिक कृत्य की संज्ञा देते हैं। थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक को दंड देते समय उसका कारण तथा उद्देश्य अवश्य बता देना चाहिए। थॉमसन के अनुसार दंड अवांछित कार्यों के साथ दुखद भावना को संबोधित करके अवांछित कार्यों को रोकने का साधन है। छात्रों के आचरण में अनुकूलित प्रभाव डालने के लिए दंड देने की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में शारीरिक दंड देने का अधिक प्रचलन था, परंतु शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप शारीरिक दंड पर प्रतिबंध सा लग गया है। वर्तमान में दंड मनोवैज्ञानिक हो गया है। जेपी सेवर्ट के अनुसार पुरस्कार तथा दंड दोनों का उद्देश्य एक ही है, यानी भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना, लेकिन ये दोनों ही विधियां अलग अलग हैं। पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संतृप्त कार्यों के समय एक मधुर स्मृति जोड़ता है और दंड एक अवांछित कार्यों को रोकने के लिए उसके साथ एक अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है। यदि पहले से यह आभास हो कि दंड व्यक्ति को अवांछित कार्य से हटाएगा और उसकी अभिप्रेरणा को बदल देगा, तो प्रतिशोध एवं पर पीड़ित रति के साधन के सिवाय किसी भी रूप में उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। दंड के प्रकार। दंड अनेक हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 शारीरिक दंड, नंबर 2 मानसिक दंड, नंबर 3 आर्थिक दंड, नंबर 4 सामाजिक दंड, नंबर 5 मनोवैज्ञानिक दंड, नंबर 6 वैधानिक दंड। शारीरिक दंड: कान खींचना, धूप में खड़ा करना, बेंच पर खड़ा करना, बेत मारना, मुर्गा बनवाना आदि। पृष्ठ 64 मानसिक श्रम दंड। इसके अंतर्गत छात्र को अन्य छात्र की अपेक्षाकृत अधिक मानसिक परिश्रम कराया जाता है, जैसे कि पाठ को बार बार पढ़वाना या दोहरवाना। आर्थिक दंड: ये दंड प्रायः अभिभावकों को भुगतना पड़ता है, जो छात्रों के अवांछित कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है। इसे शैक्षिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। सामाजिक दंड: सामाजिक दंड से तात्पर्य बालकों को सामाजिक दृष्टि से कष्टप्रद रखना है, जैसे कक्षा के बाहर निकाल देना, खेल कूद में भाग न लेने देना, कक्षा में सबसे पीछे बैठाना, सबके समक्ष डांटना आदि। मनोवैज्ञानिक दंड: इसका तात्पर्य बालक की भावनाओं पर आघात करने से है, जैसे डांटना, फटकारना, अपमानित करना तथा सुविधाओं से अपवंचित करना। वैज्ञानिक दंड: ये शिक्षण संस्थाओं में नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक नियम कानूनों का उल्लंघन करने पर अदालत के द्वारा दिया जाना प्रावधानित है। दंड के लाभ: दंड छात्रों को अवांछित व्यवहार के लिए एक उपयोगी निषेधात्मक अभिप्रेरक का कार्य करता है। दंड के निम्न लाभ दृष्टव्य हैं। नंबर 1 दंड अवांछित कार्यों की पुनरावृत्ति से रोकते हैं, जिससे उनके क्रियाकलापों में सुधार आता है। नंबर 2 दंड अनुशासन का स्वरूप होता है, विद्यालयी वातावरण संतुष्ट बनाए रखने में काफी उपयोगी होता है। नंबर 3 अवांछित कार्यों को रोकने पुरस्कार के साथ
इस्तेमाल करने बच्चों में अवांछनीयता का विश्वास दिलाने में उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 4, दंड भविष्य में त्रुटि या अपराध की पुनरावृत्ति तथा बुरे आचरण करने की संभावनाओं को कम करता है। नंबर 5, दंड का प्रयोग छात्रों की बुरी आदतों को छुड़वाने में उपयोगी व लाभप्रद सिद्ध होता है। दंड से हानियां, दंड से जहां लाभ है वहां उससे होने वाली हानियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो निम्नवत है। नंबर 1, दंड का आधार भय होता है। दंड के भय से बालक का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। नंबर 2, यदि बालक दंड ग्रहण करने को तत्पर हो जाता है तो उसका मूल उद्देश्य विनष्ट हो जाता है। नंबर 3, दंड से बालकों में हीन भावना का विकास हो जाता है जो उसके अस्तित्व के विकास में बाधक होता है। नंबर 4, दंडित बालकों के मन में दंड देने वाले के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध की भावना पनपने लगती है। नंबर 5, अत्यधिक दंड से बालक जिद्दी तथा उद्दंड बन जाते हैं या वे अर्जित कार्य को जानबूझकर करने की चेष्टा करते हैं। नंबर 6, दंड की कठोरता का कोई माप नहीं होता है। नंबर 7, दंड के परिणाम अस्थायी होते हैं। इसके प्रभाव से बालक कुछ समय तक उचित व्यवहार करते हैं परंतु बाद में पूर्ववत अवांछित व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 8, दंड से अप्रिय व दुखद अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। पृष्ठ 65, रुचि। अभिप्रेरण को रुचि प्रभावित करती है। विधम के अनुसार रुचि वो प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी अनुभव में उद्दीप्त होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। अभिप्रेरणा में रुचि 2 आयामों से प्रभावित होती है। नंबर 1, प्रेरित करने वाला यानी कि शिक्षक यदि विषय के सिखाने में रुचि लेता है तो छात्र अधिक प्रेरित होता है। नंबर 2, सीखने वाला यानी कि छात्र यदि विषय में रुचि लेता है तो अपेक्षाकृत अधिक सीखता है। सफलता की प्राप्ति या सफलता का पूर्व ज्ञान अभिप्रेरित करती है। यदि बालक को ये पता हो जाए कि क्या क्या सफलताएं प्राप्त करनी है तो अपनी इन सफलताओं के ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए अधिक अभिप्रेरित होगा। परीक्षा के उपरांत अपनी शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त अंकों का ज्ञान इसलिए कराया जाता है। प्रतिद्वंदिता व उपयोगिता की भावना बालक को अधिक अभिप्रेरित करती है। बालकों को अपने छात्रों के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। इससे छात्र अधिक समय व अधिक परिश्रम से कार्य करता है और सफल होता है। प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है। यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो उसके द्वारा उस कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये छात्रों में सकारात्मक उत्तेजना का कार्य करती है। सामूहिक कार्य। आजकल सामूहिक रूप से कार्य करके अभिप्रेरित करने पर अधिक बल दिया जाता है। समूह में एक दूसरे को देखकर अधिक सीखने की क्षमता विकसित होती है। BRIGS ने एक प्रयोग के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थी समूह में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। समूह में सामूहिक क्षमताएं कार्य करती हैं। समुदाय सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण। बच्चों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं किंतु एक मूलभूत कारक जिसके बारे में सभी विशेषज्ञ सहमत हैं, माता पिता। चाहे शारीरिक विकास हो या व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक आचरण हो या फिर मानव को जीवन के प्रारंभ में अच्छे या बुरे जो भी आधार मिलते हैं वे उस पर्यावरण से प्राप्त होते हैं जो माता पिता प्रदान करते हैं। माता पिता संस्कृति को संप्रेषित करते हैं। ये प्रशिक्षकों और प्रतिमानों दोनों ही का कार्य करते हैं। एक बच्चा विचार करना, भावों का प्रयोग करना, अपने और दूसरों के बारे में धारणा बनाना, दुनिया और उसमें अपने स्थान की ओर दृष्टिकोण बनाना, ये सब माता पिता के साथ अनुक्रिया के आधार पर ही सीखता है। विभिन्न अभिभावकों का बच्चों के प्रति अभिवृत्तियों और मनोभावों में अंतर होता है। कुछ अभिभावक बच्चों को स्वीकार करते हैं तो कुछ तिरस्कार करते हैं। अनेक बार दोनों का मिश्रण मिलता है। नंबर 1, स्वीकरण करने वाले माता पिता अपने बच्चों से स्नेह करते हैं और उनमें काफी रुचि लेते हैं। उनकी बच्चों से अपेक्षाएं बच्चों के विकास के स्तर के अनुरूप होती हैं। बच्चा जिसे स्वीकार किया जाता है अधिकतर सहयोगशील, स्नेही, भावात्मक दृष्टि से स्थिर, आत्मविश्वासी और प्रसन्नचित्त होता है। नंबर 2, अस्वीकरण बच्चों की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहने के प्रति उससे अत्यधिक अपेक्षाएं करने या स्पष्ट वैमनस्य करने में व्यक्त होता है। इसके कारण बच्चे में निस्सहायता, कुंठा, विफलता, व्यवहार वैचित्र्य या वैमनस्य उत्पन्न होते हैं। विशेषकर कमजोर और छोटे बालकों में फिर भी ये बच्चे बड़े होकर कुसंमंजित नहीं होते। कुछ जीवन पर अन्य अच्छे प्रभावों के कारण स्थिर व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। पृष्ठ 66,
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि माता पिता की अभिवृत्तियों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहां माता पिता की अभिवृत्तियां अनुकूल होती हैं, वे अधिकतर प्रसन्न रहते हैं, स्नेही होते हैं और अपेक्षाकृत चिंताओं से मुक्त रहते हैं और समूह में स्वतंत्र सदस्यों के रूप में आचरण करते हैं। घर के बाद स्कूल एक दूसरी सामाजिक संस्था है जो बच्चों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव डालती है। बच्चे का सबसे अच्छा विकास उस पर्यावरण में होता है जहां स्कूल और घर के बीच विचारों और व्यवहारों में समन्वय हो। शिक्षक के लिए ये आवश्यक है कि वो बच्चे के समग्र व्यवहार का प्रेषण करे। यद्यपि अनेक व्यक्तिगत अंतर होते हैं, अनुभव के साथ शिक्षक ऐसे अनुभव को पहचान सकता है जो सामान्य से बहुत अधिक भिन्न हो, जिन्हें माता पिता के सामने लाना चाहिए और जिससे बच्चे की मदद करने के लिए विधियां ढूंढनी होंगी। माता पिता शिक्षक की चिंता में साथ देंगे यदि वो उनका विश्वास प्राप्त कर लेता है। शिक्षक का व्यवहार स्नेही और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। माता पिता के प्रति उसे बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को माता पिता की बात सुननी चाहिए और बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एक सहानुभूतिशील शिक्षक ही माता पिता से संपर्क स्थापित कर सकेगा और उनमें परिवर्तन लाने का आशय प्राप्त कर सकेगा। शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि माता पिता बच्चे की कमियों और सीमाओं को स्वीकार करें। इसके विपरीत कभी कभी माता पिता अपने बच्चे की असाधारण क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए और ये निर्देश भी देना चाहिए कि इनके पूर्ण विकास के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करने चाहिए। माता पिता द्वारा छोटे बच्चों के गृह कार्य पूरा करने में सहायता और निर्देशन देना चाहिए। माता पिता को बच्चे के कार्य में रुचि लेनी चाहिए। उन्हें एक बात से अवगत कराना चाहिए कि संतुलित दिनचर्या जिसमें नियमित निद्रा और भोजन की आदतें हों और पढ़ाई तथा मनोरंजन के बीच संतुलन हो स्थापित करनी चाहिए। बालक को उस समय बुलाना चाहिए जब वे शिक्षक से मिल सकें। मैत्रीपूर्ण स्वागत से मदद मिलेगी, जिसके लिए कोई शांत स्थान होना चाहिए जहां निवधि बातचीत की जा सके। गोष्ठियां, पैनल, वाद विवाद, शैक्षिक चलचित्र या प्रदर्शनी भी आयोजित की जा सकती है। कुछ स्कूलों में शिक्षक और अभिभावकों के बीच अच्छे संबंध और समन्वय के लिए शिक्षक अभिभावक संघ आयोजित किए गए हैं। ऐसे संघों के लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुशासन में सुधार आता है। नंबर 2, अभिभावक अन्य अभिभावकों के साथ संपर्क में आते हैं और उनमें मित्रता बढ़ती है। नंबर 3, माता पिता को शिक्षा नीति में परिवर्तन, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि के बारे में नवीन विधाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, माता पिता बच्चे के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 5, माता पिता की रुचि बच्चों की शिक्षा में विकसित होती है। नंबर 6, स्कूल और अभिभावकों के बीच अच्छी जानकारी और मेल मिलाप स्थापित होता है। नंबर 7, माता पिता और शिक्षक सहयोग से कार्य करते हैं जिससे स्कूल की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। नंबर 8, पाठ्य सामग्री तैयार करने में अभिभावकों की राय ली जा सकती है। पृष्ठ 67, ग्राम शिक्षा समितियों का अभिप्रेरण। शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता व रुचि को बढ़ाने हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी अभिप्रेरित करना आवश्यक है। यद्यपि इस जागरूकता की बात राज्य सरकार ने अपने असाधारण गजट दिनांक 11/2/2000 द्वारा प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक हेतु ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया है। शिक्षकों को इसकी अभिप्रेरणा करना है, जो निम्न प्रकार है। इस ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य इस प्रकार से हैं: अध्यक्ष पदेन, ग्राम प्रधान, सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत के सदस्य, स्कूल का ज्येष्ठ तक प्रधानाध्यापक। सदस्य 3, विद्यालय में पढ़ने वाले 3 छात्रों के अभिभावक, जिनमें 1 महिला होनी चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य: नंबर 1, ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना व देखरेख। नंबर 2, विद्यालय विकास, प्रचार, सुधार के लिए योजना बनाना। नंबर 3, विद्यालय हेतु भवन व उपस्कर की व्यवस्था करना। नंबर 4, विद्यालय अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति व समय पालन का ध्यान रखना। नंबर 5, लेखों का रखरखाव व निर्माण कार्य करना। ग्राम शिक्षा समिति के प्रशासनिक दायित्व: नंबर 1, ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठक करना। नंबर 2, विद्यालय भवन निर्माण व रखरखाव व मरम्मत करना। नंबर 3, विद्यालय भवन सौंदर्यीकरण में योगदान करना। नंबर 4, नवीन भवनों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण करना। नंबर 5, विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना। नंबर 6, सहभागी क्रियाओं द्वारा सर्वेक्षण, स्कूल मानचित्रण करवाना तथा प्रतिवर्ष उसे अद्यतन करना।
नंबर 7, शिक्षा मित्र या आचार्य अनुदेशकों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन। नंबर 8, विद्यालय के खुलने व बंद होने का समय तथा अध्यापक जाने आने के समय का पालन सुनिश्चित करना। नंबर 9, शिक्षण में रुचि न लेने वाले शिक्षकों के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराना। नंबर 10, कर्मठ निष्ठावान अध्यापकों को पुरस्कृत करना तथा पुरस्कार हेतु प्रस्ताव देना। नंबर 11, शिक्षा मित्र तथा आचार्य या अनुदेशक का मानदेय वितरण करना। नंबर 12, प्रत्येक विद्यालय की दीवार पर बाल अधिकार अंकित करना। नंबर 13, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कराना तथा लेखा जोखा रखना। नंबर 14, परिवार सर्वेक्षण में विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना। पृष्ठ 68। नंबर 15, स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल में जमाना तथा स्कूल चलो अभियान में सहयोग करना। नंबर 16, विद्यालय विकास अनुदान का समयानुसार प्रयोग करना। नंबर 17, शिक्षा गारंटी योजना अंतर्गत वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों बीज कोर्स का संचालन करना। नंबर 18, निर्माण कार्य में उपभोग प्रमाण का सत्यापन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना। नंबर 19, ECCE केंद्रों का संचालन। नंबर 20, विद्यालय मध्याह्न भोजन की देखरेख व गुणवत्तापूर्ण भोजन वितरित करवाना। ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक दायित्व। नंबर 1, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का 100% नामांकन कराना। नंबर 2, बालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। नंबर 3, बच्चे विद्यालय नियमित रूप से आएं तथा पूरे समय विद्यालय में रहें, इसका प्रयास करना। नंबर 4, शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना व सहयोग करना व समय पर अनुश्रवण करना। नंबर 5, निर्धारित मानक के अनुसार स्कूल का श्रेणीकरण करना तथा निरंतर सुधार के लिए उपाय करना। नंबर 6, विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक व खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित करना। वित्तीय दायित्व। नंबर 1, ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय से संबंधित समस्त खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। नंबर 2, ग्राम शिक्षा समिति के खातों एवं लेखा पुस्तकों या अभिलेखों का सही रखरखाव रखना। नंबर 3, पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण करना। नंबर 4, शिक्षा मित्रों को मानदेय प्रदान करना। नंबर 5, विद्यालय को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली विभिन्न मदों की धनराशि का उपभोग करना तथा विवरण को विद्यालय भवन की मुख्य दीवार पर अंकित करना। युवक मंगल दल के सदस्यों का अभिप्रेरण। शिक्षा के प्रसार व शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरूकता दृष्टिकोण के विकास में युवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये वे ही युवक हैं जो बीते काल में शिक्षार्थी थे। इनके सहयोग से शिक्षा में व्यापक परिवर्तन किया जा सकता है। इनके अभिप्रेरण हेतु भी शिक्षकों को ही आगे आना होगा ताकि युवकों की उर्वरा ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जा सके। शासन युवकों की ऊर्जा के सकारात्मक प्रयोग हेतु युवा कल्याण नामक विभाग खोल रहा है, जिसके अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षाकरण उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद का गठन किया गया है, जो शासन स्तर पर एक प्रमुख सचिव स्तर पर संचालित है। इनमें युवा मंगल दल नामक संगठन है, जिनको अभिप्रेरित करके शिक्षा में उनका प्रयोग किया जा सकता है। पृष्ठ 69, जिसके लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, युवकों के अंदर रचनात्मक विचारों का विकास करना। नंबर 2, युवकों की रचनात्मक ऊर्जा शक्ति का शिक्षा में प्रयोग करना। नंबर 3, युवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। नंबर 4, निरक्षरता निवारण हेतु शिक्षित युवकों को स्वयं सेवक के रूप में या मानदेय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करना। नंबर 5, ग्राम के विद्यालय प्रबंधन में युवकों का सक्रिय सहयोग लेना। इसके लिए शिक्षक द्वारा निम्न विधि अपनाई जा सकती है। नंबर 1, स्कूल चलो अभियान में ग्राम के युवकों का सहयोग लेना। नंबर 2, बाल गणना हेतु युवकों का सहयोग लेना। नंबर 3, राष्ट्रीय पर्वों या स्कूल के उत्सवों में ग्राम के युवकों को आमंत्रित करना तथा अपने विचार या योजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना। नंबर 4, युवक जागरूकता अभियान चलाना। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठियों का आयोजन विद्यालय में किया जाना। नंबर 5, ग्राम के युवकों को विद्यालय विकास में योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करना व अवसर प्रदान करना। प्रश्न बैंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, अभिप्रेरण से क्या अभिप्राय है? अभिप्रेरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। नंबर 2, अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नंबर 3, दंड से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या हानियां हैं? नंबर 4, ग्राम शिक्षा समिति का अभिप्रेरण में योगदान की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1,
दंड से होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। नंबर 2, दंड के प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 3, रुचि क्या है तथा अभिप्रेरण में किस प्रकार उपयोगी है। नंबर 4, ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक दायित्वों पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, अभिप्रेरण में युवक मंगल दल की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, गैरेट द्वारा विभाजित अभिप्रेरकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 2, निंदा किस प्रकार का अभिप्रेरण है। नंबर 3, पुरस्कार से क्या प्राप्त होता है। नंबर 4, सकारात्मक अभिप्रेरणाओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 5, वैधानिक दंड क्या विद्यालय द्वारा संभव है, ये किनके द्वारा दिया जा सकता है। नंबर 6, ग्राम शिक्षा समिति का गठन कब किया गया।